नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 19 तारीख को यह तय हो जाएगा कि अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की तरह मोदी का रबड़ स्टैंप होगा या फिर कोई ऐसा आएगा जो देश में जो बेईमानियां हो रही हैं, जो धांधलियां हो रही हैं चुनाव में, उस पर रोक लगा पाएगा। पूरे देश की निगाह लगी हुई है क्योंकि राजीव कुमार ने जो कुछ किया वो इतिहास के काले पन्ने के रूप में दर्ज हो गया। इस ज़माने में किसी ज़माने में टीएन शेषन हुआ करते थे, जिनके नाम पर सबकी कँपकपी चढ़ती थी, और अब राजीव कुमार जैसे शख्स हैं जिनके नाम पर हर एक को शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने अभय दुबे जी से विस्तार से पूछा। अभय दुबे जी का मानना था कि मोदी जी एक देश एक चुनाव की वाली जो परिकल्पना है उसको साकार कर सकते हैं। पूरा वो तंत्र अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि ये जो गरीबों को जो राशन दे रहे हो, फ्री बीज दे रहे हो, ये कब तक दोगे, उनको कुछ काम क्यों नहीं दे रहे। इन तमाम संवेदनशील मुद्दों पर और फिर ट्रंप के मोदी के प्यार को लेकर बहुत अच्छी बातचीत की है मैंने अभय दुबे जी से। आपसे रिक्वेस्ट है पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनेगा, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी, कई रिट हुई क्योंकि सरकार ने एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है राजीव कुमार, और देख लिया कि राजीव कुमार का हुनर कितना है, किस तरह वो वोटर लिस्ट में धांधली हुई पूरे देश ने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट पर डेट लगी 19 तारीख की, और प्रशांत भूषण समेत कई लोगों ने कहा कि साहब 18 तारीख को राजीव कुमार नियुक्त हो जाएंगे और उसी दिन सरकार किसी को बना देगी, फायदा क्या होगा, आप 19 तारीख को डेट लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, जो भी फैसला होगा वो 18 तारीख को भी लागू होगा, बना देंगे, और गलत होगा तो वो भी हट दिया जाएगा। मतलब एक बड़ा विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है कि सरकार ने जिस तरह सीजीआई को निकाल दिया था एक कानून लाके, उस पर क्या होगा, उसका भविष्य दिखाई देगा 19 तारीख को। लेकिन बीच में चर्चा ये हो रही है कि क्या फिर एक राजीव कुमार दूसरे सरकार नियुक्त कर पाएगी। मुझे लगता है कि एक जमाने में टीएन शेषन को देखा था इस देश ने, लोग कांपते थे टीएन शेषन के नाम के आगे, और एक राजीव कुमार को देखा है जिन्होंने निर्लजता की सारी हदें पार कर दी। कोई सुनवाई नहीं हुई, सत्ता के एक मोहरा बन के रह गए। क्या लगता है कि जो अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो भी ऐसा ही रबड़ स्टैंप होगा, और अगर होगा तो क्या विपक्ष केवल ऐसी बयानबाजी करता रहेगा, भाषण देता रहेगा, या फिर कोई ठोस रणनीति अपना सकता है। देखिए, इसमें ये मानना कि मोदी सरकार ने राजीव कुमार को कैप्चर किया है और राजीव कुमार के बदलने से चुनाव आयोग उस तरह से सरकार के शिकंजे में नहीं रह जाएगा, ये मानना गलत है। सरकार राजीव कुमार तो उसका एक जरिया है, सरकार ने पूरे चुनाव आयोग को कैप्चर किया है, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर किया है। इलेक्शन कमीशन का अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठजोड़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन अब स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था नहीं रहा, अब वो केवल कहने के लिए एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो उस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहा। जो भी चुनाव आयुक्त बनेगा उसे मोदी जी की मर्जी पर और भारतीय जनता पार्टी की मर्जी पर काम करना होगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसको बदल दिया जाएगा, बीच में बदल दिया जाएगा, उनको इस्तीफा देने के लिए विवश किया जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसे किसी व्यक्ति को वो बनाएंगे ही नहीं जो बिल्कुल उनकी बनाई हुई लाइन के ऊपर चलने से इनकार करे, इसका जरा भी अंदेशा हो, ऐसे किसी आदमी को नहीं बनाया जाएगा। अगर विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग फिर से स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तो विपक्ष को उसके लिए एक राजनीति करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने कुछ कुछ उस राजनीति के संकेत दिए। पहले क्या होता था कि विपक्ष इन सवालों के ऊपर और कांग्रेस इन सवालों के ऊपर थोड़ा सा बयानबाजी करती थी और उसके बाद में बात ठंडी हो जाती थी, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार लगातार एक, जिसे कहते नहीं, लगातार उस पर चोट की जा रही है और लगातार एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि जो चुनाव हो रहा है वो विश्वसनीय नहीं रहा है। जो राजनीतिक दुनिया है उसमें एक चुनाव आयोग के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर तभी किया सकता है जबकि चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को बदला जाए, उसको अधिक निष्पक्ष बनाया जाए, और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के ऊपर जो दबाव पैदा करती है वो दबाव पैदा करना खत्म करे। तीसरे, विपक्ष जब चुनाव आयोग से शिकायतें करता है तो उन शिकायतों के ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो। चौथे, तमाम जो एडीआर जैसी संस्थाएं हैं उन्होंने जो तमाम लिख के दिया है कि भाई इनमें ये समस्याएं हैं, वोट करने की प्रक्रिया में समस्याएं ये हैं, इसके बाद में जो मतगणना होती है, मतगणना की प्रक्रिया में ये समस्याएं हैं,
ईवीएम के ऊपर जो संदेह हैं, वोटर लिस्टों को लेके जो संदेह हैं, इन तमाम बात जो सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं, इन तमाम बातों का तुरंत निदान होना चाहिए, इनकी सुनवाई होनी चाहिए और इनका एक बाकायदा माकूल जवाब होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ? चुनाव आयोग ने कह दिया कि इसको सारे तथ्यों के साथ और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका जवाब देंगे। कब जवाब देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में जितनी भी शिकायतें की थी, उन शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला आज तक, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। भाई आखिरकार ऐसा क्यों है कि कहां से वो तमाम सारे फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आ रहे थे? भाई आज तक चुनाव आयोग सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाया कि फॉर्म 17C चुनाव मतदान के तुरंत बाद उसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उसको अपलोड किया जाए? बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। इन तमाम बातों का ये बातें बताती हैं कि गेंद पूरी तरीके से चुनाव आयोग के पाले में है। और मुझे तो लगता ये है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह अपनी निष्पक्षता खोई है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोया है, जब तक विपक्ष जम के राजनीतिक संघर्ष नहीं करेगा, इसको राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बनाएगा, तब तक वो चीज वापस आने वाली नहीं। अच्छा, और क्या अगर कहीं एक और बात संजय जी, अगर कहीं एक देश एक चुनाव वाली बात पारित हो गई, वो लागू हो गई, यही चुनाव आयोग तो एक देश एक चुनाव कराएगा, तब क्या हालत होगी आप सोचिए। जबकि राज्यों में चुनाव होते हैं तमाम, तब चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के पक्ष में खड़ा होता है। जब एक देश एक चुनाव, तब एक पूरे इलेक्शन में कितने बड़े स्टेक्स होंगे, कितने बड़े दांव होंगे, तब चुनाव आयोग किस तरीके से भाजपा का प्यादा नजर आएगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? अच्छा, क्या लगता है अभय दुबे जी, एक देश एक राज्य, यहाँ पे एक राज्य में तो एक बार में चुनाव नहीं हो पाते हैं, 8-8 10-10 चरणों में तो चुनाव होते हैं। तो एक देश एक राज्य में, और फिर क्या चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस काम को लागू कराने पे आमादा है। और वो जिस तरह से उन्होंने उस प्रक्रिया को शुरू किया है, पूर्व राष्ट्रपति को उसके कमेटी का वो बनाया और उससे रिपोर्ट भी निकलवा ली, मेरे ख्याल से वो कुल मिलाकर उसको किसी न किसी तरीके से उसको लागू करने पे आमादा है और वो उसको लागू करेंगे। उसके लिए हो सकता है कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग के किरदार को फिर से बदलने के लिए कोई कानून वगैरह लाया जाए। कुछ ना कुछ वो ऐसी तिकड़म करना चाहते हैं जिससे पूरी तरीके से सत्ता उनके हाथ में पहुंच जाए स्थायी रूप से, क्योंकि सारे प्रयास सत्ता पे स्थायी कब्जे के प्रयास हैं। तो अगर ये करते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक देश एक राज्य कब तक लागू हो पाएगा? कब, कौन से सन तक, कितना समय लग जाएगा? कब अगला चुनाव ऐसा होगा कि पूरे देश में और बाकी राज्यों में एक साथ हो जाए? भाई अभी तो 4 वर्ष बाकी है, 4 वर्ष ज्यादा का समय बाकी है इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के। इतने दिन तो प्रधानमंत्री रहने की गारंटी है उनके, इसी दौरान कर देंगे। तो यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद करेंगे? इससे देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बातें उनको उनके लिए कोई दिक्कत पहुंचाएंगी। जब वो एक देश एक चुनाव करेंगे तो बहुत सारी भाजपा की सरकारें भी भंग होंगी, विपक्ष की सरकारें भी भंग होंगी। इसमें वो कोई रियायत नहीं करेंगे कि भाई वहां की सरकार न भंग हो, यहाँ की सरकार न भंग हो, क्योंकि वो जो मकसद है उनका केंद्रीय सत्ता पर जो कब्जा, स्थायी कब्जा करना चाहते हैं, इस मकसद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। अच्छा, क्या ये लगता है आपको, क्या इतनी मजबूत स्थिति में बचे हैं वो चंद्रबाबू नायडू? नीतीश के बिना वो कुछ कर नहीं पाते, वक्फ बिल पे कुछ कर नहीं पाए। अभी तक वो जेपीसी अटका हुआ है, हालांकि पेश होगा, लेकिन लगता है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश के बैसाखी पे खड़ी है सरकार, वो कर लेंगे? देखिए, मैंने ये बात महसूस की है कि जो गठजोड़ पार्टनर्स होते हैं, इन लोगों के विरोध को पहले मंद किया जा सकता है, फिर उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है और बाद में उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है। बहुत सारे मसलों पर ये लोग विरोध से शुरू करते हैं और समर्थन पे खत्म होते हैं। इन लोगों में कोई दृढ़ता नहीं होती, छोटी मोटी बातों पे क्षेत्रीय शक्तियां सौदेबाजी कर लेती हैं। इसलिए ये मानना कि उन्होंने एक बार विरोध कर दिया और आखिर तक ये विरोधी करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिहाज से अकलमंदी होगी। इन लोगों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी स्टैंड प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता है, कोई सैद्धांतिक आधार पर ये लोग विरोध नहीं करते। जहां भी इनको फायदा होता है और जहां भी जरा थोड़ा दबाया वबाया जाता है तो फिर ये लोग झुक जाते हैं। तो इन स्थितियों में विपक्ष की तो बहुत पोजीशन खराब हो जाएगी। इतनी ताकत बिल्कुल, कहाँ से वो यही चाहते हैं कि विपक्ष कुछ इस तरह की स्थिति बन जाए कि लोकतंत्र का नाम बना रहे
और सत्ता इनकी बनी रहे। कहने के लिए विपक्षी बना रहा है, विपक्ष भी स्थायी हो जाएगा और सत्ताधारी भी स्थायी हो जाएंगे। एक इस तरह का बंदोबस्त करना चाहते हैं। अच्छा, ये लोकतंत्र में ये बड़ा शेमफुल टाइप का नहीं है कि आप इस तरह बेईमानी हो रही है, वोटर लिस्ट पूरी गलत बन जा रही है, इस तरह की धांधलियां हो रही हैं? देखिए, आप कह रहे हैं शेमफुल, और कुछ सोशल मीडिया वाले लोग शेमफुल कर रहे हैं। बाकी जो मीडिया स्पेस में तो उन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या कोई बड़ा अखबार, राष्ट्रीय अखबार छापेगा कि ये शेमफुल है? इस शब्द का, शर्मनाक या शेमफुल शब्द का कोई इस्तेमाल करेगा? या गोदी मीडिया में कहीं इसका शर्मनाक या शेमफुल शब्द का इस्तेमाल होगा? जितने भी विशिष्ट तथाकथित विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सारे के सारे सरकार की दाईं तरफ रहना चाहते हैं, कोई सरकार की बाईं तरफ नहीं आना चाहता। सब लोग सत्ता के अनुकूल दिखना चाहते हैं। तो सब घुमा फिरा के लपेट लपाट के सब अखबारों में लिखते हैं, टीवी पे बोलते हैं सारे के सारे लोग। मैंने तो सरकार की मुखर और प्रखर आलोचना करते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने और एक बड़ी भयंकर टिप्पणी करी है कि ये जो फ्रीबीज सुविधा मिल रही है, कि ये लगभग टिप्पणी का भाव ये है कि आप देश के एक बहुत बड़े वर्ग को नाकारा बना रहे हैं। मैंने गांव में भी जाके देखा है कि आप सिर्फ अनाज दे दे रहे हैं, उनके लिए काम पैदा नहीं कर पा रहे। तो वो कुछ जगह पे तो अनाज बेच के लोग शराब पीने की भी खबरें आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह केवल अनाज आप दे दे रहे हो, कुछ काम नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, ये खतरनाक बात है। चाहे गाँव में मनरेगा का विस्तार होना चाहिए, गाँव पे जो लोगों को राशन दे रहे हैं, उनके थोड़ा काम कराएँ, ज़्यादा काम कराएँ, लेकिन कुछ काम वो करें। ऐसा ऐसा एक ढाँचा बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, माना है। आपको क्या लगता है ये कब तक फ्री का राशन का 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता रहेगा? और क्या इससे उनके वर्ग में एक गरीबों के वर्ग में एक ऐसी भावना पैदा नहीं हो रही है कि यार मिल तो जा रहा है, मैं खाने भर का तो मिल जा रहा है। तो जो काम करने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो रही है और समाज के लिए कितना खतरनाक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को यह भी सुझाव देना चाहिए कि भाई वो देश में जो बेरोजगारी के हालात हैं इसके ऊपर भी कुछ बोले। देश में महंगाई के हालात हैं इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले। सुप्रीम कोर्ट अर्थव्यवस्था चलाने वालों को थोड़ा ललकारे, थोड़ा उनको नसीहत दे कि भाई आप इस तरह की अर्थव्यवस्था बनाइए जिससे लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। भाई आपने बजट बनाया, आप उसको ऐतिहासिक कहते हैं। आपने देश के जो 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 वेतनभोगी लोग थे, उनकी आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी आपने। लेकिन क्या, और वो इनकम टैक्स देने वाले जो लोग हैं, वो कितने लोग हैं? हम लोग तो इस पे चर्चा कर चुके हैं 4 पीएम के मंच पर। वो तो बहुत ही हुँ, कम लोग, मुश्किल से इस देश में 1.5 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे लाभ होगा। बाकी किसी को लाभ नहीं होगा। तो क्रय शक्ति केवल इन्हीं के पास रहेगी, बाकी केवल सब लाभार्थी बन जाएंगे। तो सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही है, सुप्रीम कोर्ट उस बात को कौन कहेगा कि गलत है बात? ये सब लोग कहेंगे गलत है। आप भी कह रहे हैं ये बात गलत है, लोगों का पुरुषार्थ समाप्त हो रहा है, लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास काम है भी नहीं करने के लिए, और जहां से जो मिलेगा वो लेके अपने बैठे हुए अपने खा पी रहे हैं, जैसे भी खा पी रहे हैं। तो स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था के पास क्षमता समाप्त हो गई है लोगों को रोजगार देने की, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की, उनको पहलकदमी वो ले पाए अपने जीवन में, इसकी क्षमता देने की अर्थव्यवस्था में ये अहलियत नहीं रही है। ऐसी स्थिति में जो कुछ है वो लाभार्थियों का संसार है। सीधे सीधे सरकार का हथकंडा ये है कि पूरी अर्थव्यवस्था 10-11% लोगों के लिए काम करे, बाकी 80-90% लोग लाभार्थियों की दुनिया में रहे। अब ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट कितनी भी अच्छी, कितनी भी सुंदर सी टिप्पणी करता रहे, इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश की अर्थव्यवस्था चलाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट रोजगार की समस्या हल करने के तरफ कोई कदम उठा सकता है या कुछ कह सकता है? नहीं कर सकता। ये तो एक ऑब्जर्वेशन है, ये तो एक अवलोकन है, एक टिप्पणी है जो उन्होंने कर दी। ऐसे अखबार वाला एक एडिटोरियल लिखता है, इस प्रकार की बात हो गई। अखबार में एक संपादकीय लिखा जाता है, उस तरह सुप्रीम कोर्ट का ये संपादकीय है। और लेकिन इस संपादकीय से होगा क्या? इससे कुछ भी नहीं हाँ, होगा। देखिए, ये जो लाभार्थियों की दुनिया है, जिसको फ्री बीज या रेवड़ी या जो भी आप कहना चाहें शब्द, जो ये दुनिया है, ये एक अंतरराष्ट्रीय सलाह पे किया जाने वाला बंदोबस्त है, और ये बंदोबस्त बहुत व्यापक हो गया है। इसका सीधा ताल्लुक वोटों की गोलबंदी से हो गया है। हर पार्टी, हर नेता ये करता है। हम कुछ भी करते रहे, अब ये नियम सा बन गया है बिल्कुल पूरी तरीके से।
और हर चुनाव में होता है। ये टीका टिप्पणियां भी चलती रहती हैं, इस तरह के संपादकीय भी, सुप्रीम कोर्ट के संपादकीय भी सामने आते हैं, अखबारों के संपादकीय भी आते हैं, और जो आर्थिक चैनल है उनके ऊपर भी इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन इसका इसका कोई निदान नहीं है। इसका निदान इसलिए नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक खास तरह की अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था जो कारपोरेट पूंजी इसके केंद्र में है, और कारपोरेट पूंजी साफ कहती है कि रोजगार देना या महंगाई कम करना उसका काम नहीं है। सरकार के पास वो क्षमता है नहीं करने की। अच्छा, स्थिति क्या है? सरकार को पता है कि महंगाई बढ़ेगी, सरकार को नुकसान होगा। सरकार को पता है कि बेरोजगारी नहीं घटेगी, सरकार को नुकसान होगा। लेकिन फिर भी वो अपने नुकसान होते हुए नुकसान को देखने के बावजूद भी उसको खत्म करने की स्थिति में नहीं है। वो उसकी भरपाई करते हैं लाभार्थियों की दुनिया बनाने से। ये हाँ, सीधी वो सी बात। एक बार तैयार कर अब वो लेते हैं। कैसे करें? अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से होगा क्या? ठीक बात है। उधर हमारे विश्व गुरु जी, प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहुँचे, लेकिन इस बार टीवी चैनलों में उतना उत्साह नज़र नहीं आ रहा। अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे नहीं लग रहे अमेरिका में, ढोल नगाड़े नहीं बज रहे। ये क्या हुआ कि इन गोदी मीडिया के चैनलों को क्या हो गया? देखिए, अब साहिब की बार के ट्रम्प जो है ना, अब की बार के ट्रम्प जो हैं वो किसी के नहीं है। वो किसी के यार नहीं है, किसी के दोस्त नहीं है, किसी के भाई नहीं है। क्यों? मोदी जी ने तो पिछली बार, अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगाया था, उसमें ट्रम्प हार गए थे चुनाव। इस बार तो मोदी जी इस डर के मारे कि इस बार चुनाव हार गए थे, इस बार हम दोबारा ना हमारी बेइज्जती हो जाए, भज्जी हो जाए, इसलिए वो इस बार उन्होंने नारा लगाया नहीं। इस बार तो ट्रम्प ने मोदी के वहां पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो एल्युमिनियम और इस्पात के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने का मूड है उनका। इससे भारत को अरबों रुपए का नुकसान होगा, अरबों रुपए का नुकसान होगा इससे, अगर ऐसा हुआ तो। अब देखिए मोदी जी वहां क्या बातचीत करके आते हैं। इस बार तो सभी लोगों का कहना है कि ट्रम्प पूरी तरह ट्रांजैक्शनल मूड में है। वो भारत की बाह मरोड़ेंगे और मोदी से उम्मीद करेंगे कि अमेरिकी माल के ऊपर ये टैरिफ जो है, आयात शुल्क कम करें। और इस बार पिछली बार भारत सरकार, 2018 की बात मैं बोल रहा हूं, तब अमेरिका की धमकी में भारत ज्यादा नहीं आया था। उसने ट्रम्प की धमकियों का सामना करने की कोशिश की थी। इस बार मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बार ट्रम्प जिस तरह की मूड में है, उसमें वो भारत को दबाने और निचोड़ने में कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मोदी जी की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। मोदी जी वहां गए हैं, वहां से मोदी जी अगर ठोस कुछ बढ़िया चीज लेके नहीं आए, तो उनकी और ट्रम्प की जो दोस्ती है उसका यहाँ बड़ा मजाक उड़ेगा, बड़ी खिंचाई होगी उनकी। हाँ, वो लाइन ही लाइन, लेकिन सुधीर चौधरी जैसे लोग अपने शो में कह देंगे बहुत कुछ कहा है। खाते समय अकेले में ट्रम्प ने कहा मोदी जी से कि तुम ही मेरे आत्मा हो। कह देंगे, साबित कर देंगे। वो ट्रम्प तो केवल सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट में साबित करेगा कि तुम मोदी के कहने पे तो ट्रम्प ने सांसें लेना शुरू किया है, वरना उससे पहले सांस ही नहीं लेते थे। तो ऐसा लेकिन इस बार वो उत्साह टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई दिया, वरना मैं 2 दिन पहले से सबके कॉरेस्पोंडेंट वहाँ खड़े होते थे। कतार में खड़े हुए चंद दर्जन भर लोगों से बातें की जाती थी, वो कहते थे विष्णु का अवतार है मोदी जी। इस बार वो थोड़ा-सा गोदी मीडिया में ढीला चल रहा है। तो ये चैनल क्यों डर गए इतना? नहीं, क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है ना, चैनलों को दिखाई पड़ रहा है कि माहौल उस तरह का नहीं है। उन्हें चैनलों को भी विश्वास नहीं है पूरा कि कुछ ट्रम्प से उनको मिलेगा। हुँ, किसी को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त अनिश्चितता पैदा की है। पिछले 1 महीने में औसतन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2.5% टूटा है। बहुत बुरा हाल हो गया है। हाँ, 64,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है स्टॉक एक्सचेंज को। ये बिल्कुल अभी एक दिन पहले गिरा है उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूरे 1 डेढ़ महीने के दौरान कह रहा हूँ। ये लगातार गिर रहा है। ट्रम्प से जुड़ी हुई जो अनिश्चितताएं हैं, ये इनकी कोई था नहीं ले पा रहा है अपना कि ये कहां तक जाएंगी। ये दुनिया में डीग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन का उल्टा चक्र घूमना शुरू हो जाएगा, इसका खतरा है। डी डॉलराइजेशन का खतरा है कि डॉलर की साख गिर जाएगी। तब दुनिया में कौन सी ऐसी मुद्रा होगी जो मुद्रा डॉलर की जगह लेगी, या नहीं कि ऐसी कोई मुद्रा होगी ही नहीं। किसी को कुछ नहीं पता है कि दुनिया में अब क्या होगा। और पूरी दुनिया में जब अगर अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन होता है, उसके अंदर सुस्ती आती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ेगा। तब अमृतकाल कब तक चलेगा?
कि अमृतकाल 100 साल चलेगा, कब तक चलेगा अमृतकाल? सही बात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाते रहेंगे। खतरनाक है, देख रहा हूँ मैं तो शेयर मार्केट रोज़ धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम और होते चला जा रहा है। उधर होगा ही, होगा ही। महाराष्ट्र में शरद पवार के एक गाँव ने फिर सुर्खियाँ बढ़ा दी है। शरद पवार ने एक कार्यक्रम में शिंदे का सम्मान कर दिया। उद्धव ठाकरे के भड़क गया है, संजय राउत बहुत नाराज़ हैं कि ऐसा कैसे कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में भी लोचा चल रहा है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि किसी तरह से उनको कुर्सी मिल जाए मुख्यमंत्री की, वो तिकड़म में लगे हुए हैं। चर्चा चल रही है कि अमित शाह भी चाहते हैं कि फडणवीस दिल्ली में आ जाएँ, शिंदे ही बन जाएँ। इस तरह की बातें महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ा उठ के आ रही हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र में कोई खेला हो सकता है फिर से? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति अस्थिर है। देखिए, मैंने 4 पीएम के मंच पे भी कहा, और जहां मैं भास्कर में लेख लिखता हूँ, दूसरी जगह लिखता हूँ, मैं लगातार कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री था उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो उप मुख्यमंत्री था उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। ये पूरा अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट ही जो है वो कभी राजनीति में स्थिरता आने ही नहीं देगा। ये असंभव बात है। आप शिंदे को सरकार से निकाल देते तो एक बार सरकार स्थिर हो सकती थी। शिंदे एक बार आप 2-2 बार शिंदे को सरकार से, हाँ, मतलब वो भी मुश्किल था, वो भी करना मुश्किल, मैं बता रहा हूँ। तब इन दो स्थितियों की तुलना कीजिए। शिंदे की सरकार में मौजूदगी लगातार इस सरकार को तरह तरह की अफवाहों, तरह तरह की अटकलों का केंद्र बनाती रहेगी, निशाना बनाती रहेगी। ये सरकार लगातार हिलती रहेगी अपनी जगह पर खड़ी हुई, लगातार लगता रहेगा इसके अंदर कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ विस्फोट होने वाला है, ये लगातार होता रहेगा। अच्छा, दूसरे शरद पवार जो है उनका किरदार अलग तरह का है। वो कब किसके साथ खड़े हो जाएंगे, इसके लिए आप उनके ऊपर कोई नियम नहीं थोप सकते। जब पूरा विपक्ष गौतम अदानी के खिलाफ हो रहा था तो अदानी के साथ उन्होंने एक लंबी बैठक कर ली थी, जिससे सनसनी हो गई थी। तो कुछ नहीं हो सकता, वो किस तरह कर, जब ये अजित पवार जब छोड़ के गए थे उसके बाद शरद पवार से उनकी बैठकें होती, उसमें कितनी सनसनी बचती थी। सही बात है। शरद पवार भी ट्रम्प की तरह हैं, कब क्या कर जाए कुछ भरोसा नहीं है उनका भी। वैसे सभी नेताओं में ट्रम्प वाला एलिमेंट होता है थोड़ा, सभी नेताओं में थोड़ा थोड़ा ट्रम्प, थोड़ा छोटा मोटा ट्रम्प हर नेता के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ट्रम्प तो अपने तरह की अलग तरह के व्यक्ति है। वैसा तो आदमी मेरे ख्याल से तो भारत दुनिया की राजनीति में कभी कोई हुआ नहीं है, ना अमेरिका की राजनीति में, ना भारत की राजनीति में। सही बात है उधर। अब इसको देखिए, मोदी जी वहां पे गए हैं, बहुत ध्यान से हम लोगों को देखना चाहिए वहां हो क्या रहा है। मीडिया में तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लोग बना के एक पूरा चित्र बना के पेश करेंगे, लेकिन मोदी जी के सामने भी बहुत चुनौती है कि वो गए हैं और एकदम शुरुआत में अपनी पहलकदमी पे गए हैं। ऐसा तो नहीं है ट्रंप ने बड़े उत्सुक हो गए उनको बुलाया हो, अपनी पहलकदमी पे गए हैं। जब बहुत उत्सुकता दिखाई तो उन्होंने कहा आ जाओ कर लेते हैं बातचीत, क्योंकि ट्रंप तो उनके कहने पे भारत आने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मोदी सोचा पेरिस में हो जाए बातचीत। हमने कहा था पेरिस में नहीं आएंगे ट्रंप, वही हुआ। हाँ, पेरिस में वही ट्रंप नहीं आए, कह अब दिया था उनको वहां आपने। पे जाना पड़ा। हाँ, वहां पे जाना पड़ा। तो मोदी जी बिल्कुल सही वहां से बात। क्या लेके आएंगे इस पे सबकी निगाह होगी। हो सकता है कुछ ना लेके आ पाए, इसका बहुत डर है। बड़ा खतरनाक हो जाएगा ये। हाँ, नहीं, बहुत डर है इसका भाई। हो सकता है वहां कुछ दे के आए वहां पे, यहाँ पे ये पता लगा कि मोदी जी वहां पे ये इतनी रियायतें दे आए वहां पे कि अमेरिकी माल के ऊपर हम आयात शुल्क कम कर देंगे, टैरिफ कम कर देंगे। ठीक बात है। उधर दिल्ली में मोदी जी भूल गए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना है किसी को। नतीजा आ गया, कोई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अटका हुआ है मामला। मुझे तो लगता है ये है कि शायद भारतीय जनता पार्टी किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मनोज लेकिन ये तिवारी। बिल्कुल मेरा कयास है, पता नहीं क्या होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। और लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि पूर्वांचलियों ने इस बार बहुत मुद्दतों बाद, मेरे ख्याल से 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोड़ी हमदर्दी दिखाई है। पूर्वांचली प्रधान सीटों के ऊपर भाजपा ने अच्छे नतीजे निकाले हैं, और पूर्वांचलियों की संख्या बहुत है। अगर भाजपा ने ये देख लिया है कि जो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उनको कैसे पटाया जाता है। जो दिल्ली का पुराना रहने वाला जो पंजाबी व्यापारी है, वो भी भाजपा के साथ पूरी तरीके से गया है। ऊंची जातियां हैं वो भी भाजपा के साथ गई हैं। तो अगर पूर्वांचली भाजपा की तरफ हो जाए तो फिर भाजपा अपनी यहाँ की दिल्ली की राजनीति में थोड़ा स्थायित्व उसके आ पाएगा, वरना अरविंद केजरीवाल अगले चुनाव में तख्ता पलट देंगे उसका।
बात तो सही है, तो इसीलिए पूर्वांचल में फोकस। मनोज तिवारी की लॉटरी लग सकती है, रिंकिया के पापा। मुझे लगता है कोई नए व्यक्ति, देखिए एक अगर एमपी को लाएंगे तो उससे दो काम करने पड़ेंगे। एक तो एमपी को लाएंगे, उसका उपचुनाव कराना पड़ेगा, फिर उसको एमएलए का उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। एक तो दो हाँ, दो उपचुनाव करने पड़ेंगे, उसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो सकती है कहीं कुछ, तो भाजपा क्यों इस चक्कर में फंसेगी। दूसरे बिल्कुल ठीक बात गठजोड़ है। सरकार चला रहे हैं, हम्म, गठजोड़ सरकार चला रहे हैं, इनके पास तो कोई ऐसा है नहीं कि इनके पास जात इफरात में एमपी हो। एमपी तो 240 ही है इनके। हाँ सही बात है, एक एक एमपी की तो मार रहती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं लगता हाँ, किसी एमपी को बनाएंगे। हाँ, क्योंकि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे के 6 एमपी की बात चल रही थी कि वो तोड़ लिए शिंदे ने, उसकी बड़ी चर्चा चल रही थी। एक एक हाँ एमपी की तो मारी रहती है। मुश्किल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जीत जरूर गई है, निश्चित रूप से जीत गई है, और आम आदमी पार्टी को काफी ठेस भी लगी है। लेकिन भाजपा के सामने बड़ी विकट समस्या है, मैं आपको बताऊं, ये कांटों का ताज है वास्तव में। ये कांटों का ताज इसलिए है कि जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया गया, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका अब क्या होगी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर मोहर लगाना रह जाएगा। हाँ, क्लर्क हो जाएगा बेचारा। हाँ वो क्या करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरे इतने बड़े बड़े 2500 रुपए हर फरवरी में ही हर महिला के खाते में पहुंचाने हैं, कहां से पहुंचाएंगे। यमुना साफ करनी है, बड़े बड़े भलसवा के और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, क्या क्या सही क्या बात। काम करेंगे ये। सब सड़कें बनवानी है, बसों के नए बहुत। फ्लीट चलाने हैं, बहुत मुश्किल है। देखिए अभी तक तो ये था कि सब अरविंद केजरीवाल के ऊपर थोप देते थे कि ये नहीं करवा पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, आप कर, अभी सारे काम करके दिखाने पड़ेंगे। पूरी बिजली की जो सब्सिडी दे रखी थी अरविंद केजरीवाल ने, उस सब्सिडी को भी जारी रखना है। पानी की सब्सिडी दे रखी थी, उसको भी जारी रखना है। तो बहुत ये तो कठिन है। और दूसरे कानून व्यवस्था की हालत अमित शाह को सुधारनी है, वरना हाँ, वो अमित शाह की वजह से कानून व्यवस्था की हालत खराब होगी तो बदनाम होगी दिल्ली सरकार। सही बात है। कहते नहीं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अभय जी। मुश्किल, कांटों का ताज है, मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किल होगी। 6 महीने के अंदर इनको आटे दाल का भाव याद आ जाएगा, 6 महीने के सही बात। अंदर। वो सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अभय जी, आपने हमें समय दिया। आपके आभार। ये तो अभय द्विवेदी जी, और मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।